नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्यक्रम बात आपकी। आज इस कार्यक्रम में हम चिकित्सा विभाग निविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक जहीर अहमद जी से मुलाकात करेंगे और पिछले कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इन्होंने निविदा कर्मचारियों के लिए अलग अलग जगह संघर्ष किया है, आंदोलन किया है और इनकी कई मांगों पर उग्र रूप से मांग की है। आज हम इनसे करीब से जानेंगे पूरी इस आंदोलन की रूपरेखा और क्या क्या किस तरह से इस कार्यक्रम को रखा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो आपने ये आपका जो संघर्ष समिति बनी हुई है सर, ये कब बनी और इसका मुख्य कार्य क्या है? सर, ये संघर्ष समिति तो काफ़ी पुरानी है। चिकित्सा विभाग में पहले भी जो यूनियन है, मेरे से पहले भी जो लोग पदाधिकारी रहे हैं, वो हमेशा से ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते आए हैं। मैं इससे 2017 के अंदर जुड़ा हूँ। 2017 में मैं निचले स्तर पर पदाधिकारी के रूप में काम किया करता था। धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से मैं आगे आता गया और आज प्रदेश संयोजक के पद पर हूँ। तो इसमें आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? हमारे इसमें मुख्य मांग ये है कि प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों से निविदा प्रक्रिया जैसी व्यवस्था को समाप्त करके सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाए, क्योंकि इस चिकित्सा विभाग में या प्रदेश के अन्य जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें पूर्णतया योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए गए थे। पूर्णतया योग्य अनुभवी ऐसे हैं कि किसी को 1 साल या 2 साल नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, 20 और 25 साल तक भी कर्मचारियों को बीत चुके हैं इस अस्पताल के अंदर सेवाएं देते हुए। मांगे अपनी कहाँ तक रखी सर? कहाँ प्रयास किया कि इनको सभी को परमानेंट कराने के लिए एक भैया ठेका प्रणाली बंद हो और एक वेतन प्रणाली चालू हो? 2013 में एक आंदोलन बड़ा किया गया। हमने उस वक्त भी अपनी मांग को मजबूती से रखा और उसमें हम 25% वेतन बढ़ोतरी सिर्फ सवाई मानसिंह अस्पताल के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए मात्र 25% वेतन बढ़ोतरी करवा पाए। हम तब से सक्रिय हैं। मेरे साथी जो पुराने पदाधिकारी हैं जिन्होंने संगठनों को और यूनियनों को चलाया है, वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। 2017 में हमने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन 9 दिन चला। 50% की वेतन बढ़ोतरी उसमें माननीय चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी सर्राफ ने मंजूर किया था विधानसभा के अंदर, मगर वित्त के अंदर बजट ना होने की वजह से वहाँ असहमति जता करके वो हमारा मांग पूरी नहीं हुई और निराश होकर के हम बैठ गए थे। उसके बाद दोबारा सरकार बनी। दोबारा हमने 2021 के अंदर फिर आंदोलन किया और 21 दिन करीबन हमारा आंदोलन चला। 25% वेतन बढ़ोतरी पर फिर सहमति बनी। हालांकि हमारा वेतन बढ़ोतरी और ऐसी कोई दूसरी मांगों के ऊपर हमारा फोकस नहीं था। हमको नियमितीकरण के लिए हमने ये सब आंदोलन किए थे, क्योंकि हम पूर्णतया अनुभवी और हम में क्या कमी है, हम पूर्णतः अनुभवी हैं। अगर किसी ने कंपटीशन फाइट नहीं भी किया है तो 10-10 साल काम करना, 20-20 साल काम करना अपने आप में कंपटीशन से ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हो जाता है उसके अंदर काम करते करते। आपके इस जो ये संगठन आपने जो संघर्ष समिति बना रखा है, इसमें और भी संगठन हैं या केवल सवाई मानसिंह के कर्मचारियों के लिए ही बात चल रही है, या पूरे राजस्थान में जितने भी सरकारी चिकित्सा विभाग है वहाँ पर भी निविदा में कर्मचारी लगे हुए हैं, ये सभी की मांग है या केवल सवाई मानसिंह अस्पताल में लगे हुए कर्मचारी? चिकित्सा विभाग निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति मात्र सवाई मानसिंह चिकित्सालय अस्पताल का संगठन नहीं है। इसमें हमसे जुड़े 10 अन्य अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो अन्य 10 अस्पताल हैं, जिसमें जेके लोन, महिला, जनाना, गणगौरी, ये सब इससे जो अटैच हॉस्पिटल हैं, उन सब के ठेका। विधानसभा चुनाव से पहले उसके प्रक्रिया आगे भी बढ़ी, मगर नोटिफिकेशन जारी होना, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना, उसके लिए बजट का आना, उसके लिए सीए को हायर करना, ये सब जो मुख्य जो कार्य थे, ये सब विधानसभा चुनाव से पहले अधूरे रह गए। उसकी वजह से ये बजट, ये जो आरएलएसडीसी बोर्ड है, ये अस्तित्व में आ नहीं पाया। तो अब सरकार चेंज हो गई है। सरकार चेंज होने के बाद फिर हमने दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात करके उनसे हमारी मांगों के संबंध में हमने उनसे मांग रखी हमारी, और पॉजिटिव है, प्रशासनिक अधिकारी पॉजिटिव हैं, कह रहे हैं करके देंगे हम आपका काम, मगर इसमें समय लगेगा।
आपको लगता है अधिकारियों के आश्वासन से आपको लगता है काम हो जाएगा, तो आप आगे की रूपरेखा क्या रहेगी संगठन की? किस तरह से आगे आप क्या कार्य करेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से इस मांग को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, डेलीगेशन का हमारे प्रतिनिधिमंडल का मिलना, सरकार से उच्च अधिकारियों से मिलना, उनको ज्ञापन सौंपना, ये सब चीज़ें तो कर ही रहे हैं हम और करते भी रहेंगे। मगर अंत में एक जब चीज़ के किसी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई परिणाम नहीं मिलता है हमारे इन सब ज्ञापन का, इन सब मांगों का, तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। हालांकि हम इसके समर्थन में नहीं है कि मरीजों को, कर्मचारियों को, मरीजों को या किसी भी विभाग के अंदर आने वाले जो हैं जनता है उसको परेशानी हो, पब्लिक को किसी प्रकार की, हम सड़कों पर उतरना नहीं चाहते, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद, हर तरीके अपनाने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं होगा, हमारी मांग बड़ी वाजिब है। ऐसी कोई मांग नहीं है किसी के 6वां वेतन आयोग लागू हो गया, किसी का 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, तनख्वाहें कहाँ कहाँ पहुँच गई, व्यापारियों के भी वस्तुओं के, खाद्य वस्तुओं के दाम कहीं के कहीं पहुँच गए, और हमारी तनख्वाहें वो भी अभी भी वही उसी पहले की तरह ही चल रही है। और बड़ी विडम्बना ये है कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर हाई स्किल्ड काम है, टेक्निकल काम है, टेक्नीशियन जैसा काम हाई स्किल्ड काम है, मगर हम जैसे लोगों को फिर भी श्रम विभाग के अधीन रख रखा है। श्रम विभाग के अंदर श्रमिक होते हैं, वो श्रम विभाग के अधीन होते हैं, जो मजदूर होते हैं वो श्रम विभाग के अधीन होते हैं। ये विडम्बना है हमारे सरकार की या हमारे प्रदेश की कि हम अभी भी श्रमिक के रूप में श्रम विभाग के अधीन काम कर रहे हैं, और वहाँ का मिनिमम वेजेज जो न्यूनतम मजदूरी है वो श्रमिकों के हिसाब से है। हम में क्या कमी है? जब सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, सीजी हो, चाहे टेक्नीशियन का ब्लड सैंपल लेना हो, जांचों कार्य हो, हर प्रकार का कार्य वो हम जैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर करके देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, नियमित होने के हम पूर्णतः हकदार हैं, अनुभवी हैं, मगर उसके बावजूद श्रम विभाग के अधीन हमें सरकार द्वारा रखा गया है वर्षों से, आज तक भी, आज दिनांक तक भी। ये विडम्बना है। प्रदेश के अन्य जो मेडिकल कॉलेज हैं वो सब भी हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोटा मेडिकल कॉलेज है, झालावाड़ है, और अन्य जोधपुर मेडिकल कॉलेज है, इनके सब कर्मचारी। इसके अलावा अभी जो सीएससी पीएससी में ग्रामीण पे जो चिकित्सा केंद्र कार्य करते हैं वो सारे कर्मचारी, और किसी भी कैडर के हों, ये किसी कैडर विशेष के लिए नहीं, चिकित्सा के अंदर काम कर रहे, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मी हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, कम से कम 15 कैडर हैं इसके अंदर। सभी कैडर इसमें सम्मिलित है, और पिछले 2 साल से करीब विद्युत, शिक्षा विभाग और सारे विभाग भी हैं वो भी हमसे जुड़ चुके हैं, और बड़े स्तर पे जो है अब हम इसके लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। तो अभी तक जैसे आपने प्रदेश लेवल पे कई बार संघर्ष किए होंगे, तो अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिला? सरकारें चेंज हुई है, पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर कांग्रेस की आई, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपने विभिन्न माध्यमों से वहाँ मांग रखी, तो कोई विशेष आश्वासन या ऐसा नहीं मिला आपको अभी तक? मांगे रखी हमने हमेशा नियमितीकरण की। उसके अलावा जब हमने दूसरी मांग रखी तो वो ये थी कि जब तक नियमितीकरण हो, सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करे, उससे पहले कम से कम इस निविदा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो कार्य करने की व्यवस्था है, जो कि बहुत ज़्यादा शोषण वाली व्यवस्था है, कम से कम पहले इसको समाप्त कर दे जब तक कि नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो। और हर आंदोलन के बाद मांगे हमारी मानी गई। मैंने आपको बताया कि 2017 के अंदर 50% वेतन बढ़ोतरी चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के लिए की गई, मगर वो मंजूर नहीं हुई, उसको वित्त विभाग में असहमति जता करके उसको पानी फेर दिया गया। उसके बाद अभी हमने 2021 के अंदर आंदोलन किया, तब भी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जो संबद्ध अस्पताल है, जो बाकी 10 अन्य अस्पताल हैं, उसमें 25% वेतन बढ़ोतरी की मांग मंजूर की गई थी, मगर उसको भी अब तक मंजूर नहीं किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हम लगातार सरकार से डिमांड करते आ रहे थे, मांग करते आ रहे थे नियमितीकरण की। हमने पूर्व मुख्यमंत्री जो सरकार में थे उनको हर कदम पर उनके आगे हमने डिमांड रखी, हमारे कर्मचारियों ने, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे झालावाड़ हो। उन्होंने सुनवाई भी की और प्रदेश के समस्त सरकारी संस्थानों से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को, इस प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यक्रम करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था को समाप्त करके एक नए सरकारी कॉरपोरेशन की स्थापना करने की बजट घोषणा बिंदु संख्या 159 के अंदर, बजट सत्र 2023-24 के अंदर एक घोषणा की थी कि राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के माध्यम से अब आगे से कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी और ठेका व्यवस्था को बिल्कुल, निविदा प्रक्रिया को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा।
सबसे पहली परेशानी ये है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमें श्रम विभाग के अधीन रख रखा है, तो हमें जो सैलरी मिलती है वो मज़दूरों के हिसाब से सैलरी दी जाती है। वो मिनिमम वेजेस जो हमारे भाई राजेश कटारे जी ने बताया, 5 से 8 हज़ार रुपये के अंदर ये हाई स्किल्ड टेक्निकल कर्मचारी उससे लेकर के नीचे 4th क्लास तक को वो 5 से 8 हज़ार रुपये में ये सबको निपटा देते हैं। ये सवाई मान सिंह चिकित्सालय है, पूरे देश में नॉर्थ साइड में सब में इस अस्पताल ने नाम कमाया है। नाम ऐसे कमाया है कि 12,000 मरीज़ प्रतिदिन यहाँ आउटडोर में देखने के लिए आते हैं। मैं खुद कर्मचारी हूँ, मैं खुद मेरे हाथों से काम करता हूँ। दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई से भी अदर राज्य हो आसपास के या दूर के भी, सभी राज्यों के जो है मरीज़ यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। ये जो लोड है, और यहाँ पर 50% कार्य जो है वो ठेका कर्मचारियों के द्वारा निविदा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, 50% स्टाफ उनका है। जब ये योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना जो भी है, ये 50% स्टाफ है, तो भूमिका आदि तो उनकी भी है। और ये नंबर 1 अस्पताल बना है। मरीज आते हैं 12,000 यहाँ पे, तो ऐसे ही तो नहीं आते, अच्छा इलाज मिलता होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी जब ही आते हैं। और जब अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हैं और 50% स्टाफ ठेके का है, तो जाहिर सी बात है कि 50% भूमिका हमारे स्टाफ की भी है। तो हमने इतने अच्छे स्तर पे काम किया है, मगर उसके बावजूद न्यूनतम वेतन के अंदर हमसे काम कराया जाता है। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि नियमितीकरण नहीं किया जाता है। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे सिस्टम को रख तो लीजिए कि शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से हो जाए, वहाँ से कर्मचारियों को भर्ती ले ली जाए, मगर 2 साल 3 साल 4 साल कोई लिमिट हो, उसके बाद उसको नियमित भर्ती की निकाल करके ले लिया जाए या बोनस अंकों के आधार पे ले लिया जाए, जैसे कि नर्सेज के अंदर होता है। मगर ऐसा कोई प्रावधान पिछले 20 साल से देखने में नहीं आया है। कॉन्ट्रैक्ट पे है तो लोगों ने अपना पूरा, हमारी जो बाई जी हैं 4th क्लास हैं, या जो सफाई कर्मी या कंप्यूटर पर कोई भी पद का कर्मचारी है, 55 साल 60 साल भी पूरा अपना कर चुके हैं। अपने 55 वो जवानी में लगे थे और आज 60 साल के होने को आ रहे हैं। कोई नियमितकरण की प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, ना वो नियमित हुए। अब देखिए आपकी कर्मचारी सरकारी विभागों के अंदर कोई भी है, वो इस लालच में लगता है कि कुछ समय बाद हमें परमानेंट कर दिया जाएगा। पहले ऐसा होता भी था कुछ समय पहले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश कटारे, प्रदेश अध्यक्ष ठेका कर्मचारी संघ। तो सर ये आप अलग अलग संगठनों के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं, और अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आप लोगों की कि भाई ये ठेका प्रणाली बंद करके आप भी डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉडी के अंदर अपने आप को स्थापित करें? हमारा सरकार से हर बार निवेदन रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कि हमने कम से कम 25 साल से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं। केवल हमारा बदनसीबी मानो चाहे कैसा भी मानो, हमने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी ठेका कर्मचारियों को साथ लेकर के काम किया, सभी विभागों से काम किए। सरकार हमको आश्वासन पर आश्वासन देती चली जाती है, पर आज तक लगातार यही है कि गोली पे गोली मारती आई है, कभी किसी काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार से निवेदन भी करते हैं, ज्ञापन के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनको संकेत भी पहुंचाते हैं। अगर मजबूरन होकर के हमको कदम उठाने पड़ते हैं, रोडों पर आना पड़ता है, रोडों पर आने पर मरीजों का नुकसान होता है, सरकार का भी नुकसान होता है, सभी का नुकसान होता है। इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से अगर इसको रूप ले लिया जाए कि इनका भी आज 10,000 से 6,000 से 7,000 से इनका घर परिवार कैसे चलेगा, उन 6-7 हज़ार से घर परिवार नहीं चलता। इस महंगाई के ज़माने के अंदर आप जानते हो कि सरकार को 10,000 का एक व्यक्ति काम करता है, उसके परिवार में 4 आदमी होते हैं, उसका बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी का काम है, घर में कितना काम होता है, तो इस 10,000 से गुजारा नहीं होता है। कम से कम सरकार इनको कम से कम फिक्स वेजेज तो कम से कम रख सकता है। जब तक कोई प्रणाली फिक्स नहीं होती है, फिक्स नियमितीकरण का काम नहीं होता है, कम से कम स्केल के अनुसार जो दिल्ली सेंटर के अनुसार महंगाई सूचकांक से 6 महीने के महीने जोड़ा जाए तो इनका कोई गुजारा हो सके। ऐसा तो आपका ऐसा कौन सा पेज फंसता है जहां पर सरकार की और आपकी बात बन नहीं पाती और इतने समय से ये मामला लंबित चल रहा है? ऐसा क्या पेज फंस रहा है? हमारा कोई ऐसा कोई पेच नहीं है। सरकार की मंशा है, लास्ट वित्त विभाग के लिए मंजूरी के लिए कह देता है कि आपके पास तो कम से कम 3-3.5 लाख आदमी है, आपका अकेला चिकित्सा विभाग नहीं है, आपके जो वर्ग नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे वर्ग में कहने की बात है, आप अगर ITI से पूछा जाए इस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं, हम चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारियों के पद हैं, कंप्यूटर के पद हैं, बाढ़वाई के पद हैं, उन पदों पर जितने आदमियों की भर्ती हो सकी उनको तो डायरेक्ट नियमित आराम से ITI के तहत जितने पद खाली हैं सृजित हैं उनको तो भरा जा सकता है। जैसे हर साल के साल उनके पद खाली होते हैं उनको कर सकते हैं। सरकार चाहे जो सब कुछ कर सकती है और ना करे तो कुछ भी नहीं है, हर बार मुखारा कर देती है। तो इस बार आपको क्या लगता है भजन लाल जी, सरकार में आपको लगता है
कि ये आपकी मांगें पूरी होंगी? क्या आपकी रूपरेखा रहेगी इस मैं ये आशा करता हूं कि मुझे पता है कि डबल इंजन की सरकार हर बार कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, बीजेपी में हमारी दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर सरकार इस लोकसभा के चुनाव से पहले अगर हमारा कोई कदम ठोस नहीं उठाया गया तो लोकसभा के चुनाव में इनको नतीजा परिणाम पता चलेगा कि इनके डबल इंजन की सरकार क्या काम करेगी। मतलब आपका कहना है कि अगर आपकी मांगें मानी नहीं गई तो लोकसभा चुनाव में खुलकर आप सामने आएंगे, खुलकर बगावत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। हम रोडों पर भी उतर सकते हैं। 12 तारीख से आचार संहिता पे सरकार जारी है। हमने 2-3 बार ज्ञापन बीच में दे रखे हैं हमारे सभी मंत्रिमंडल ने। हमने बार बार जाकर के सीएम साहब को भी आग्रह किया है, हमारे सिद्धांशु सर को भी कहा है, अखिल अरोड़ा जी से भी कहा है। हमने सभी पूर्व जो सचिव थे उनको सबको कहा था, अभी प्रेजेंट में भी कह रहे हैं। हम इनको बार बार कह रहे हैं कैसे भी करके, या RSLD का बोर्ड का कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी कर दो। नहीं करते हो तो इनके लिए कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे कि महंगाई से हम जुझारू ना जूझ सकें, जिससे कि महंगाई के सामने कोई पैसा ऐसा फिक्सेज कर दें, 15,000 रुपये तनख्वाह पे पे स्केल पे कर दें स्टार्ट के बाद में धीरे धीरे वो कर दें। अभी क्या पे स्केल मिलता है आप लोगों को? अभी 269 रुपये श्रम विभाग की रेट है, उसमें प्लस चिकित्सा विभाग SOMS सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है, केवल सवाई चिकित्सा विभाग के अंदर है। केवल 25% एक्स्ट्रा मिला है और कुछ भी नहीं है। केवल 7,000-8,000 का पे मिल रहा है। मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये में कार्य करते हैं आप लोग? जी सर। आज एक प्रश्न नहीं है कि आज इस जुझारू काम में इतनी महंगाई कर्मचारियों की इतनी सेवा देने के बाद मरीजों का, फिर भी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि कम से कम स्थायी रूप से काम है। सरकारी व्यवस्थाएं कभी ठीक। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने धड़ाधड़ मुझे मैसेज के अंदर भेजना शुरू कर दी। एक समस्या ज़्यादा आ रही है कि कंप्यूटर मैन विद मशीन है। कंप्यूटर मैन विद मशीन को मशीन का जो न्यूनतम वेतन उनको मिल रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं इस प्रदेश के अंदर जिसमें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। उनका PF ESI है, PF का पैसा तो काटा जाता है मगर उनका अकाउंट खोला हुआ नहीं है, उसमें उसकी जो किस्त है वो डाली नहीं जाती है। ESI के 500 रुपये पर मंथ कर्मचारी के कटना शुरू हो जाते हैं, नौकरी लगता है उसी दिन, लेकिन ESI कार्ड नहीं बना रखे हैं। जब एक्सीडेंट होता है, मरने की नौबत आती है, घर वालों को ESI से इलाज लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो ESI कार्ड बना हुआ नहीं होता है। ये बातें मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ। मेरे साथी कर्मचारी हैं, ये उनके दिन रात उनके साथ बीतने वाली परेशानी है, जो कि मैंने जिसको हमेशा महसूस किया है। जिसको ESI कार्ड है, पैसा बरसों से उनका कट रहा है, मगर जिस दिन बाई चांस जो है एक्सीडेंट हुआ है या किसी के कैंसर है या किसी के कोई परेशानी है और वो ज़रूरत पड़ी ESI कार्ड की, तो उनका ESI कार्ड नहीं बना हुआ। अब वो कहते हैं कि ESI कार्ड बना दो, तो जल्दी से बनता नहीं है। तो ऐसे छोटे जगहों के अंदर ये ESI PF की समस्या ज़्यादा है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मैन विद मशीन का मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के अंदर 2 कैटेगरी है, मैन विद मशीन, एक मैन पावर। मैन पावर के अंदर जो संसाधन है, जो मशीनरी है, वो प्रशासन उपलब्ध कराता है। मैन विद मशीन के अंदर मशीनरी जो है वो खुद कर्मचारी को लेके आनी होती है या फिर प्लेसमेंट एजेंसी उपलब्ध कराती है। अभी CSC PSC वगैरह पे ज़्यादा ये परेशानी देखने में आ रही है कि कर्मचारी 40,000 रुपये की अपनी मशीनरी खुद लेके आया, प्लेसमेंट ने उपलब्ध नहीं कराई, प्लेसमेंट एजेंसी ने उपलब्ध नहीं कराई, कर्मचारी अपनी खुद लेकर के आया मशीनरी 40,000 रुपये लगा करके, और उसका रेंट जो उसको मिलना चाहिए वो रेंट भी नहीं मिल रहा है उनको। 40,000 रुपये भी खर्च किए, उसको उस मशीनरी का रेंट भी नहीं मिल रहा है, जबकि नियम ये है, और जहाँ यहाँ प्लेसमेंट एजेंसियाँ मैन्युअल मशीन पर कार्य करवाती हैं तो उसका रेंट दिया जाता है। अब ये रेंट भी वहाँ नहीं दे रहे, मतलब कि उस मशीनरी का रेंट का पैसा भी उनकी जेब से जा रहा है। ये परेशानी है। बहुत सारी है, PF की हो गई, ESI की हो गई, नियमितीकरण नहीं होता है, लेट तनख्वाहें मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और बहुत सारी, एक अवकाश नहीं मिल रहा है। कल मेरी एक बहन ने इनकी मांग नहीं उठाई आगे कभी? मांग श्रम विभाग के अंदर हम कंप्लेंट दिलवाते आए हैं, मगर श्रम विभाग के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो भी इतने अच्छे से सुनवाई नहीं करते। अच्छा, वो भी उस मामले को सुनवाई नहीं करते, दरकिनार करते हैं? जी, लंबे समय तक उस मामले को खींच के रखते हैं। कर्मचारी अल्प वेतन में कार्य करते हैं, वैसी प्रक्रिया कोई अपनाई नहीं जाती है, नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, न्यूनतम वेतन में कार्य करते हैं, वेतन है वो भी लेट आता है, ठेके की शर्तों के अंदर। अच्छा, लिखा हुआ है। जो आपको ठेका में जो वेतन आता है वो भी समय पे नहीं आता है? जी, वो भी न्यूनतम आता है? जी। ठेके की शर्तों के अंदर ये शर्त लिखी जाती है। बहुत सारे नियम हैं जो कि श्रम विभाग के हिसाब से जो नियम बनाए जाते हैं। वेतन जो है
हम तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बैठे हुए हैं। यहाँ ये महानगर है, पास में विधानसभा है, इधर सीएम हाउस है, इधर सचिवालय है, तो हम इतने पास में बैठे हुए हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में पूरे प्रदेश की सरकार चलती है, तो यहाँ वेतन लेट आता है। श्रम विभाग के सारे नियम तोड़े जाते हैं, कोई नियम श्रम विभाग का फॉलो नहीं किया जाता है। वेतन लेट होने पर जुर्माने की राशि लगाई जाती है अगर कंप्लेंट की जाए तो, मगर किसी में शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है कि शिकायत करें तो जुर्माना लगाया जाए प्लेसमेंट एजेंसियों के ऊपर। शिकायत करने की हिम्मत यूँ नहीं होती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। आज अगर मुंह खोलते हैं हम किसी भी समस्या को लेकर के और हिसाब मांगते हैं अपनी तनख्वाहों का, या किसी परेशानी को लेकर के प्रशासन या प्लेसमेंट एजेंसी के सामने मुंह खोलते हैं और अपनी हिसाब मांगते हैं या समस्याओं को दर्ज कराते हैं, शिकायत करते हैं, तो अगले दिन से नौकरियों में परेशान किया जाता है, ड्यूटी चेंज कर दी जाती है। महिलाएं उनकी रात को लगा दी जाती हैं, जबकि आज इतने साल से वो दिन में करती। रात में ड्यूटी करना कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। नर्सेज, डॉक्टर सभी महिला कर्मचारी हैं जो वो रातों की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब इतने साल से ये इन्होंने अब तक नहीं करवाई उन महिलाओं को रात में ड्यूटी, मगर अब जब वो मुंह खोलते हैं तो रातों की ड्यूटी लगा देते हैं। किसी को अदर शहर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर उस फर्म का ठेका दूसरे शहर में भी है वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसी को 20-25 किलोमीटर दूर भेज देते हैं काम के लिए। तो 5,000 जिसकी मजदूरी है, महीने की तनख्वाह है जिसकी, उसको आप दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए भेज दोगे या 25 किलोमीटर दूर भेज दोगे कार्य करने के लिए, तो 5,000 में नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, वो एक कहावत है। कहने का मतलब ये है कि जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इस वजह से हम अपनी मांग भी पूरी अच्छे से सरकार के समक्ष रख नहीं पाते हैं, कर्मचारी मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, और बहुत सारी समस्याएं मैं आपको बताता हूं। अभी वर्तमान में एक परेशानी ज़्यादा देखने को मिल रही है पूरी CSC PSC से। मैंने कल एक 500,000 लोगों के ग्रुप में एक तरीके से ये सर्वे भी हो गया कि मैंने कल कहा कि आपको कोई समस्या है तो बताइए, हम सरकार के वो इतना समय झेल नहीं पाते हैं, 2 टाइम के उनकी खाने का भी जुगाड़ नहीं हो पाता है, वो इतने टाइम चक्कर काट नहीं पाते हैं श्रम विभाग में, और श्रम विभाग में सुनवाई होती नहीं है। अभी मेरी एक बहन है और ये समस्या एक ज़्यादा देखने में आ रही है कि छोटी जगहों पे 26 दिन की जगह 30-31 दिन कार्य करवाया जा रहा है, जबकि 31 दिन का जो है महीना होता है उसमें से 26 दिन कार्य करने का नियम है और 26 दिन का वेतन दिया जाता है। 4 या 5 उसको महीने की छुट्टी कानूनन दी जाती है, मगर छोटी जगहों पे, छोटी जो CSC PSC हैं उस पर 5 दिन 4 दिन की छुट्टी नहीं दी जा रही है, मात्र पूरे 300 दिन काम कराया जा रहा है और तनख्वाह 26 दिन की दी जा रही है। तो वहाँ जो आपके CMHO लेवल के होते हैं, PSC में होते हैं, उनको आप लोग शिकायत नहीं करते वहाँ के कर्मचारी? मैं अगर आपको मैसेज दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरी बहन ने कहा कि मैंने प्रभारी से जब इसकी शिकायत की तो प्रभारी ने कहा कि आप अपनी प्लेसमेंट एजेंसी से बात कीजिए, आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। अब जब प्लेसमेंट एजेंसी से उन्होंने कहा तो प्लेसमेंट एजेंसी ने कहा कि छुट्टी तो नहीं मिलेगी, आपकी जगह दूसरा कर्मचारी रख लेंगे, और या फिर आप पूरे महीने की छुट्टी ले लो, 1 दिन की नहीं देंगे, 1 महीने आप अपना आराम से काम करो, उसके बाद में 1 महीने बाद ज्वाइन कर लेना। ये हमारे साथ जहीर जी थे जिन्होंने ठेका प्रणाली में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी पूरी पूरी व्यथा सुनाई, और बिल्कुल सही बात भी है। एक 7-8 हज़ार में एक परिवार कैसे चलाए, क्योंकि जहाँ महंगाई चरम पर है, जहाँ पर कीमतें आसमान छू रही हैं, वहाँ पर आज भी अगर कर्मचारी को 7 से 8 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी मिले तो वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे चलाएगा। हम भी राजस्थान धड़कन न्यूज़ के माध्यम से इनकी बात सरकार सुने, सरकार इन पर जल्द कार्रवाई करे और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, और इन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह पूरा वेतन मिले, जल्दी से परमानेंट हो। ये सारी बात सरकार तक पहुँचे। और सर, धन्यवाद आपका। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि बरसों से, लंबे समय से अनुभवी जो कर्मचारी हैं निविदा के जरिए काम करने वाले, उनके नियमितीकरण करने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि CM साहब से भी और पूरी टीम से कि कम से कम इन ठेका प्रथाओं की जो पीड़ा को अगर आज आप निष्कृत नियमितीकरण का काम करते हैं तो बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद और स्नेह प्रेम मिलेगा कि जल्दी से जल्दी, और सरकार कभी यहाँ से हिलेगी भी नहीं, कम से कम 10 साल तक रेगुलर चलती रहेगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार से इनको आशा है, विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ये कर्मचारी आशा रखते हैं कि मोदी जी और भजन लाल जी के नेतृत्व में इन लोगों को भी परमानेंट किया जाए, इनकी भी सैलरी अच्छी हो, अच्छा परिवार जिए, ऐसी इनकी कामना है।
हम सरकार तक आपकी मांग को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता, कैमरामैन चंद्रभान सक्सेना के साथ, जयपुर SMS।